सुप्रभात बच्चों। आज हम वितान का पहला पार्ट शुरू करेंगे, सिल्वर वेडिंग। ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी हुई एक लंबी कहानी है। बच्चों, ये जो कहानी है इसका मुख्य पात्र यशोधर पंत है, यानी इसको वो बार बार वाईडी पंत के नाम से भी संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं कहानी में। इस कहानी की जो मूल संवेदना है या जो मूल विषय वस्तु है वो है पीढ़ी अंतराल, जिसको हम कहते हैं जनरेशन गैप। यशोधर पंत एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं और दिल्ली की गोल मार्केट में रहते हैं। ये पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। पुरानी विचारधारा यानी पुराने जो आदर्श होते हैं, पुराने जिस प्रकार के लोगों के अंदर संस्कार थे, उस तरह के व्यक्ति हैं। हालांकि यशोधर बाबू ऐसे कोई कट्टर पुरानी विचारधारा के भी नहीं है, लेकिन वो नई चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। वो ये भी बात समझ रहे हैं कि बदलते वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। नया उनको अपनी ओर खींचता तो है, लेकिन वो पुराने को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो पुरानी परंपराओं के साथ ही बंधे रहकर अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो आधुनिक विचारों के पक्षधर हैं। इस कारण उनका अपने परिवार से मतभेद रहता है। यानी यहाँ पर ही ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये पूरी कहानी के अंदर हमें पीढ़ी अंतराल के ऊपर पढ़ने को मिलेगा। अब यशोधर पंत यानी वाईडी पंत के परिवार के बारे में पहले जान लेते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। उनकी पत्नी है जो कि आधुनिकता के रंग में स्वयं को ढाल चुकी है। हालांकि इनकी पत्नी संस्कारी हैं, पुरानी मान्यताओं को जानती हैं, समझती हैं, लेकिन उन्होंने बदलते हुए वक्त के साथ खुद को बदल लिया है। वो जैसे उनके बच्चे उनको समझाते हैं कि आजकल किस तरह के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, किस तरह से बाल बनाना, किस तरह से बोलना, तो वो अपने उन बच्चों की बातों को सुन करके धीरे धीरे अपने बच्चों के बताए हुए रास्ते पर चलने लग गई हैं। अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर वे उसे शाइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़े मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर मजाक बनाते थे। अब देखिए, यशोधर पंत जो हैं वो खुद पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं, पुरानी उनकी विचारधारा है। और उनकी पत्नी जो अपने बच्चों के कहे अनुसार उसने धीरे धीरे अब खुद को आधुनिक रंग में ढाल लिया है। तो यशोधर बाबू को ये चीज़ें कुछ ठीक सी नहीं लगती हैं और वो अपनी पत्नी को कभी कभी कुछ ना कुछ कह कह के, जैसे शाइनल बुढ़िया या चटाई का लहंगा पहनना या बूढ़े मुँह मुहासे, इस तरह के वाक्य कहकर वो कभी कभी उन पर तंज कसते रहते हैं, मतलब ताना कस देते हैं। यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी थे। अब देखिए, बड़ा बेटा भूषण 1500 रुपये महीने पर विज्ञापन कंपनी में काम करता था। उनका जो बड़ा बेटा था, ये कहानी बहुत पहले की लिखी हुई है, उस समय पर 1500 रुपये महीना जिसका वेतन होता था वो बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे वेतन वाले कर्मचारियों में गिना जाता था। तो इनका जो बड़ा बेटा था वो पढ़ने लिखने में कभी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक ठाक ही था। लेकिन उसका जो मामा था, यानी इसके पत्नी का जो भाई था यशोधर की, उसने उसको एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में लगवा दिया था और वहाँ पर उसका रुतबा भी अच्छा था, उसकी सैलरी भी अच्छी थी। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था। इनका जो दूसरा बेटा था यशोधर बाबू का, वो आईएएस के पेपर पहले भी दे चुका था और उसमें उसका सिलेक्शन भी हो गया था। हालांकि तब उसका रैंक छोटा था, लेकिन यशोधर बाबू को तो यही लगता था कि चाहे उसका जो रैंक है वो थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको एक बार नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, क्वार्टर मिलता है। और यशोधर बाबू को कहीं ना कहीं अपने मन में ये भी रहता था कि जब मैं अपने इस दफ्तर से रिटायर हो जाऊंगा तब मुझसे ये क्वार्टर वापस ले लिया जाएगा। अगर बेटा वो नौकरी ज्वाइन कर लेता तो कम से कम हमें रहने की दिक्कत नहीं आती। लेकिन बेटे के विचार कुछ और ही तरह के है। उसको लगता है कि यदि एक बार मैंने वो छोटे रैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली तो फिर मेरे लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने उस नौकरी को छोड़कर दोबारा से आईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन हासिल करके नौकरी में अच्छा पद प्राप्त करना चाहता है। तीसरी
उनकी जो तीसरा बेटा है वो छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका था। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसको स्कॉलरशिप मिली आगे पढ़ने के लिए और वो अमेरिका में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा था। अब अगर उनकी बेटी की बात करें तो बेटी जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। उनकी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, लेकिन वो और आगे उसमें और ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। लेकिन यशोधर बाबू के मन में यही ख्याल चलते रहते हैं, क्योंकि वो एक परंपरावादी पिता भी हैं, तो उनको ये लगता है कि बेटी बड़ी हो गई है, अच्छा पढ़ लिख गई है, डॉक्टर बन गई है, तो अब उचित वर देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर से वही पीढ़ी अंतराल की समस्या आती है, बेटी आगे जाकर पढ़ना चाहती है, और जब जब यशोधर बाबू उसके लिए उसकी शादी की बात घर में चलाते हैं तो बेटी हर बार फिर उनको यही धमकी देती है कि अगर आप इस तरह से बार बार मेरी अभी से शादी की जिद करोगे तो मैं अमेरिका तुरंत चली जाऊंगी। देखिए, पाठ के शुरू में उनके दफ्तर का दृश्य है, जहां घड़ी में 5:25 हुए हैं। दफ्तर का एक कर्मचारी चड्ढा उनकी घड़ी पर व्यंग कसते हुए उसे चूनेदानी कहकर डिजिटल लेने की बात कहता है। तब यशोधर बाबू की शादी की तारीख का खुलासा होता है। यानी यशोधर बाबू, जो कि एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं, वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार कह सकते हैं, कर्तव्यपरायण कह सकते हैं, और समय के भी बहुत पाबंद हैं। वो सुबह शाम अपनी घड़ी को न्यूज़ चैनल के साथ मिला लेते हैं। ऑफिस की घड़ी पर वो विश्वास नहीं करते। और यशोधर बाबू के आदर्शों में एक चीज़ ये है कि जितनी देर वो अपने ऑफिस में काम करते हैं तब तक वो किसी के साथ कोई हंसी मजाक या इस तरह की बातें नहीं करते। वो सिर्फ अपने काम की ही बात करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब उनकी छुट्टी का समय होता है, यानी जब 5 बजे 5:30 बजे जब वो घर जाने को होते हैं, तो वो अपने कर्मचारियों के साथ हल्की फुल्की हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि माहौल हल्का हो जाए और सब खुशी खुशी अपने घर पे जाएं। तो जब वो वहाँ से चलने लगते हैं तो उनके कर्मचारी का एक नया नया जो युवक चड्ढा उस दफ्तर में काम के लिए आया है, उनकी घड़ी पर व्यंग्य कसता है और कहता है कि आपकी घड़ी तो चूनेदानी जैसी लग रही है, अब नई अच्छी डिजिटल घड़ी ले लो। तो यशोधर बाबू उसको कहते हैं कि ये घड़ी तो मुझे मेरी शादी पर मिली थी और ये देखो, ये अभी भी बिल्कुल सही समय बताती है। तब उस समय उनके जो साथी ऑफिस के बाकी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी। वो अपनी शादी की तारीख बताते हैं और मैनन हिसाब लगाकर सबको बताता है कि उस दिन उनकी सिल्वर वेडिंग है। यानी उसी वक्त वो उनका जो साथी होता है मैनन, वो कहता है कि अरे आज भी यही तारीख है, और वो जब साल गिनती करता है तो कहता है कि आपकी तो आज सिल्वर वेडिंग है। तो फिर उनसे पार्टी मांगी जाती है, तो यशोधर बाबू कुल 30 रुपये पार्टी के लिए दे देते हैं, लेकिन खुद चाय पार्टी में शामिल नहीं होते। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी कहा ये कि ये कहानी जिस समय पर लिखी गई थी उस समय पर ये रुपए भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। यानी 30 रुपये में पूरे ऑफिस की पार्टी के लिए उनको लगता है कि आराम से सामान आ जाएगा। इसी समय उन्हें किशनदा की भी याद आती है, जिन्होंने दिल्ली आने पर उन्हें अपने घर में शरण दी थी और नौकरी न मिलने पर अपने घर में रसोइये का काम दिया। घर भेजने के लिए 50 रुपये भी एडवांस में दिए। अब ये देखिए, यहाँ पर किशनदा का सबसे पहली बार जिक्र हो रहा है। किशनदा कौन थे? किशनदा थे यशोधर पंत के आदर्श, आइडियल। और वो किशनदा को इतना ज़्यादा मानते थे। किशनदा एक ऐसा किरदार हमें दिखेंगे पूरी कहानी में, यशोधर पंत हर बात पर, हर चीज़ पर उनको याद करते हुए हमें दिखाई देंगे। अब यहाँ पर पहले किशनदा के बारे में जान लेना जरूरी है। किशनदा कौन थे? यशोधर पंत जब बहुत छोटे ही थे, जब वो अपने नौकरी की तलाश में आए थे, और जब वो दिल्ली आए नौकरी की तलाश में, तब उनकी मुलाकात किशनदा से हुई थी। और किशनदा एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक खुद सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे, और उनकी शादी नहीं हुई थी, मतलब वो शादी करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी थी। पूरी तरह से समाज के प्रति वो अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया था। जितने भी नए नए लड़के पढ़ने के लिए आते थे दिल्ली, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो किशनदा उनको अपने क्वार्टर में रख लिया करते थे। और वहाँ पर उन्होंने जो उसकी रसोई होती थी वो इस तरह से बनाई थी कि जो वहाँ पर रहने वाले 4 5 7 जो लड़के होते थे, वो खुद ही सब मिलजुल कर राशन लाते थे, मिलजुल कर खाना बनाते थे, और उनको रहने के लिए ठिकाना मिल जाता था।
इस तरह से जैसे जैसे जो लड़का पढ़कर नौकरी लगता जाता था वो क्वार्टर से निकलता जाता था और नए आते रहते थे। तो जब यशोधर दिल्ली में आए तो किशनदा ने उनको अपने यहाँ पर रसोइये का काम दे दिया था, जिससे उनको सुविधा मिल गई थी कि वो आराम से रहकर अपने घर पर, उस किशनदा के घर पर रहकर खूब पढ़ते थे, मेहनत करते थे और जल्दी ही फिर उनको भी नौकरी मिल गई थी। यशोधर बाबू के आदर्श किशनदा थे। मैट्रिक पास करने के बाद से वे उनके पास ही रहे। उन्होंने उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, हमारे हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर रहता है जिससे हम हमेशा प्रभावित होते रहते हैं, या जो हमारा आइडियल रहता है, या जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, हमारे अपने माता पिता हो सकते हैं, हमारे भाई बहन, हमारा कोई दोस्त, हमारा दूर का कोई रिश्तेदार। तो इसी तरह से यशोधर बाबू के जीवन में भी किशनदा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो शुरू मैट्रिक पास होने के साथ ही आ गए थे और उनका अपना तो कोई परिवार ठीक ढंग से था नहीं यशोधर बाबू का। उन्होंने जो भी समाज के बारे में, जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में जो भी सीखा, जो भी जाना, वो सब किशनदा के माध्यम से ही जाना। उनकी दफ्तर में विभिन्न रूपों की छवि, सैर पर निकलने वाली छवि, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रभावित किया। किशनदा जीवन भर अविवाहित रहे। किशनदा के स्वभाव की विशेषताएं। अब किशनदा कैसे व्यक्ति थे देखिए। सरल हृदय, सादगी पसंद और धार्मिक क्रियाकलापों में भी रुचि रखते थे वो। थोड़ी बहुत धर्म में उनकी रुचि थी और बिल्कुल सादगी से वो रहते थे, बिल्कुल साफ और सीधे हृदय के थे। सहयोगी, परोपकारी और सामाजिक, पूरी तरह से सामाजिक थे। उन्होंने शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन समाज के लिए ही उन्होंने डेडिकेट कर दिया था। लोगों का परोपकार करना, लोगों के साथ सहयोग करना, यही किशनदा की खास बातें थी। सिद्धांतवादी थे और आदर्शवादी थे, मार्गदर्शक थे। उनके यहाँ पर बहुत सारे लड़के आते रहते थे और ऐसा नहीं कि वो किसी पर ध्यान नहीं देते थे, सबको ध्यान देते थे, प्रेरित करते रहते थे पढ़ने के लिए। और उनके यहाँ पर जितने भी लड़के आए उनके पास रहने के लिए, मदद मांगने के लिए, वो सब कहीं ना कहीं अच्छी नौकरियों में आगे निकल गए। तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे मार्गदर्शक थे। अनुभवी व्यक्ति थे, बहुत सालों का उनका अपना अनुभव था। अपनी संस्कृति से प्रेम करते थे, वो भी परंपरावादी विचारधारा के थे और अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनके अंदर बहुत गर्व का भाव था। अब वे दफ्तर से निकलते हैं पैदल। कार खरीद नहीं सकते थे, साइकिल पर जाना बच्चों को पसंद नहीं था और स्कूटर उन्हें पसंद नहीं था। अब देखिए, यशोधर बाबू जो थे वो खुद बहुत सीधे साधे इंसान थे। हम देख रहे हैं कि उनके घर में उनकी पत्नी है, उनके 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी है। और हमने ये भी देख लिया कि बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब अब अपने अपने पैरों पर खड़े होने के लायक है और सब अच्छा काम कर रहे हैं। अब यशोधर बाबू जो थे वो बहुत ही सीधा और सरल जीवन व्यतीत करते थे। वो जब दफ्तर जाते थे तो साइकिल पर जाते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पापा आप साइकिल पर मत जाया करो, क्योंकि साइकिल पर तो चपरासी जाते हैं ऑफिस। तो अब यशोधर बाबू को ये लगने लगा कि मैं कार खरीदने के पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो बच्चे उनको कहते थे कि आप स्कूटर ले लो और स्कूटर पर जाया करो, स्कूटर तो हम खरीद भी सकते हैं। लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी लगती थी, इसलिए फिर उन्होंने पैदल ही ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया था। रोज दफ्तर से बिड़ला मंदिर जाते, उसके बाग में बैठकर प्रवचन सुनते। मंदिर से वे पहाड़गंज जाकर सब्जी लाते और इस तरह रात 8 बजे के बाद ही वे घर पहुंचते। उनका रोज का यही नियम बन गया था कि वे रोज शाम को 5 साढ़े 5 बजे अपने दफ्तर से निकलते। उसके बाद फिर वो मंदिर जाना होता था। मंदिर में वहाँ बिड़ला मंदिर के बगीचे में एक साधु, एक संत बैठकर प्रवचन करते थे। कुछ देर उनके प्रवचन सुनते रहते थे वहाँ पर। और हालांकि प्रवचनों से ज़्यादा ध्यान तो उनका अपने घर की बातों में ही लगा रहता था, लेकिन खैर वो जाते थे। कुछ उनको लगता था कि किशनदा ने उनको यही सिखाया है कि इंसान को अपने जीते जी कुछ धर्म कर्म में के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। तो किशनदा को बहुत मानते थे और उनकी हर एक बात को वो अपने जीवन में उतारना चाहते थे, इसलिए भी वो चले जाते थे। उसके बाद फिर वो पहाड़गंज जाते, कुछ सब्जियां वगैरह या घर का ज़रूरी सामान, राशन वगैरह जो लेना होता लेकर, और रात के 8 बजे तक वो घर पहुँचते थे। आज जब वे दफ्तर से मंदिर की तरफ जा रहे थे तब किशनदा के क्वार्टर पर
उनकी नज़र पड़ी, जिसे तोड़कर वहाँ 3 मंजिला मकान बन रहा था। बच्चे चाहते थे कि वे अपने पद के अनुकूल बड़ा मकान ले लें, लेकिन उनका मोह इसी स्थान से था। वे यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहते थे। अब देखिए, जब वो आज जब अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो जो क्वार्टर्स के पास से जब जा रहे होते हैं, तो उनका उनका ध्यान जाता है किशनदा के क्वार्टर की ओर। देखते हैं अब इस समय पर किशनदा की मृत्यु हो चुकी है, किशनदा नहीं है, लेकिन वो हर वक्त किशनदा को याद करते रहते हैं। तो वो जब उस क्वार्टर की ओर देखते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ 3 मंजिला इमारत बन गई है। तो फिर वो सोचते हैं कि बच्चे भी तो मुझे कहते रहते हैं कि पापा, अभी क्वार्टर हमारा जल्दी छूट जाएगा, जैसे ही आप रिटायर होगे, और अब हम इस क्वार्टर में अच्छे भी नहीं लगते हैं। हम बच्चों का जिस तरह का सर्कल है, उनकी बेटी डॉक्टर है, उनका एक बेटा अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, और एक बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो उनका जिस तरह बच्चों के जो दोस्त हैं, या बच्चों के जो आपस का संपर्क है, अब उनको लगता है कि ये क्वार्टर हमारे रहने के लायक नहीं है, हमें भी कोई अच्छा बड़ा घर ले लेना चाहिए। लेकिन यशोधर बाबू जो है किशनदा के विचारों पर चलते हैं, और किशनदा ये कहते थे कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं। हालांकि ये कोई ज़्यादा आदर्शवादी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बस यूं ही किशनदा कहते थे, और यशोधर बाबू ने उसको अपने जीवन में अच्छे से उसकी गांठ बांध ली। और अब वो उनको लगता है कि मैं शुरू से ही इस जगह पर रहा, मैं जब से मैट्रिक पास करके आया था इन्हीं क्वार्टरों में ही रहा, फिर मेरी नौकरी लग गई, तो मुझे तो इसी स्थान से मोह हो गया। अब मैं ये जगह छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। एक बार वे सोचते हैं कि वे भी किशनदा की तरह अविवाहित रहकर समाज सेवा में जीवन लगा देते, लेकिन फिर उनको किशनदा के रिटायरमेंट के बाद का समय याद आता है, जब उन्हें किसी ने सहारा नहीं दिया, और गांव जाकर 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यशोधर बाबू के मन में द्वंद्व चलता रहता है। अब यहाँ पर जब वो किशनदा को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने भी बड़ा मकान नहीं बनाया था, बच्चे तो मुझे कहते रहते हैं कि मकान बनाओ, मकान बनाओ, और मैं नहीं बनाता, इस बात को लेकर भी घर में कई बार आपस में मतभेद हो चुके हैं। तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो यही होता कि मैं भी किशनदा की तरह अविवाहित ही रहता, और अपनी लाइफ मैंने कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो ये कि वो मकान नहीं बनाना चाहते, बच्चे उनको कहते हैं कि अब हम सब भी कमाने को हो गए हैं, और हम इस तरह के वातावरण में रहना अब अच्छा नहीं लगता, बड़ा मकान होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि किशनदा हमेशा अपने, जब भी उनके यहाँ पर किसी तरह के कोई त्यौहार आते थे, होली, दिवाली, या किसी तरह का कोई भी त्यौहार आता था, तो वो एक कमरा अपने कम्युनिटी के लोगों को दे देते थे। कुमायूनी थे वो, तो वो उन लोगों को दे देते थे, और उस जगह पर आकर वो लोग अपने उत्सवों की तैयारियां करते थे। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए यशोधर बाबू भी शुरू शुरू में अपने क्वार्टर का एक कमरा कुमायूनी लोगों को देते थे, जहाँ पर किसी का कोई यदि जनेऊ डालने का संस्कार करना है, या होली से पहले के गीत इत्यादि करने हैं, तो वो लोग वहाँ रहते थे और अपने त्योहारों की तैयारी करते थे। अब बच्चों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, बच्चों को ऐसा लगता था कि इतने सारे लोग हमारे क्वार्टर में आकर रहते हैं, हमको पढ़ने में बहुत असुविधा रहती है, क्योंकि कोई बच्चा उनका सुबह पढ़ता था, कोई रात में पढ़ता था, तो वो एक असुविधा होती थी। और इसी तरह से बच्चों को ये भी लगता रहता था कि इतने सारे लोग हैं, तो हमारी अपनी प्राइवेसी, हमारा जो घर के अंदर का पूरा वातावरण है, पूरा सामाजिक हो जाता है, फिर वो व्यक्तिगत नहीं रह जाता। तो बच्चे इस बात पर ऐतराज़ करते थे, और फिर बाद में धीरे धीरे तो बच्चों ने बिल्कुल कड़े शब्दों में विरोध करना शुरू कर दिया था कि हम ये कमरा बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले ही घर में इतने अधिक सदस्य हैं, उसके बाद फिर आप अपने लोगों को महीने महीने भर के लिए क्वार्टर का कमरा दे देते हो, तो हम इतने छोटी सी जगह पर गुजारा नहीं करेंगे। तो फिर बच्चों के ऐसे विरोध को देखते हुए यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर का वो कमरा देना भी बंद कर दिया था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो ये सब काम करना चाहते थे। उनको इस तरह से सामाजिक होना और सामाजिक रीतियों परंपराओं का पालन करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बच्चों की वजह से वो नहीं कर पाते थे। तो इसकी टीस उसके मन में हमेशा लगी रहती थी, और फिर वो यही सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं भी कवारा ही रह लेता, और अपनी पूरा जीवन जो है अपने लोगों और अपने सिद्धांतों और अपने आदर्शों पर चलता। लेकिन फिर वो बाद में साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि किशनदा जब रिटायर हो गए थे, और जब क्वार्टर खाली करके उनको गांव में जाना पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने शहर में, दिल्ली में तो अपना कोई मकान बनाया नहीं था, गांव में चले गए। अब देखिए, वो व्यक्ति जो शुरू से ही दिल्ली में रहा, और दिल्ली में ही वो बड़ा हुआ, दिल्ली में उसकी नौकरी लग गई, अब वो अंत में जब गांव में जाता है, तो वो क्या है कि उस ग्रामीण संस्कृति में रहने का आदी नहीं है।
इस तरह की बातें करना और उस तरह के जीवन को जीना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब वो किशनदा गाँव में चले जाते हैं तो गाँव के लोगों के साथ भी उनका कोई बहुत ज़्यादा संपर्क और स्नेह नहीं है, और फिर बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। तो साल भर के अंदर ही किशनदा की मृत्यु हो जाती है। जब यशोधरा बाबू को पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई तो वो गांव जाते हैं। गांव के लोगों से जब वो पूछते हैं कि किशनदा की मृत्यु कैसे हो गई, तो वो कहते हैं कि जो हुआ होगा। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे हुई। क्या वो बुढ़ापे में अकेलेपन के शिकार हुए, क्या वो उपेक्षा के शिकार हुए, या उनको कोई बीमारी लग गई, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो किसी के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं थे। तो फिर वो सोचने लगते हैं कि चलो जैसा भी है, परिवार होना ज़रूरी है, वरना फिर मेरी हालत भी अंत में जाकर किशनदा जैसी ही हो जाएगी। वे मंदिर पहुंचे। घर के लोगों को उनका यूं धार्मिक हो जाना पसंद न था। आज मंदिर के प्रवचन में उनका मन नहीं लग रहा था। वे तो पारिवारिक चिंतन में डूबे थे। प्रवचन में जनार्दन नाम सुनकर उन्हें अपने बीमार जीजा की याद आती है। उनसे मिलने जाना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों के विरोध के कारण नहीं जा सके। माँ के मरने के बाद उनकी विधवा बुआ ने उन्हें पाला पोसा था। यशोधर बाबू रिश्तों को निभाते थे और अपनी बुआ को हर महीने पैसे भेजा करते थे। उन्हें तब बहुत दुख हुआ जब भूषण ने बुआ को भेजने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। यशोधर बाबू सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान दिया करते थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर उनके बचपन का भी प्रसंग यहाँ साफ हो रहा है कि यशोधर बाबू जो थे वो अनाथ थे, उनके माता पिता थे नहीं, और माँ के मरने, मतलब पिता पहले ही नहीं थे, माँ के मरने के बाद उनकी विधवा बुआ ने उनका पालन पोषण किया था। और फिर मैट्रिक पास करके यशोधर बाबू यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद जब वो नौकरी लगे तो फिर वो अपनी विधवा बुआ को हर महीने पैसे भेजते थे। लेकिन उनको तब बहुत दुख हुआ जब, क्योंकि वो सामाजिक रिश्तों को निभाते थे, सामाजिक रिश्तों का महत्व समझते थे। उनको ये पता था कि यदि उनकी बुआ भी इस तरह से उन्हें ना पालती पोसती तो उनका भविष्य, उनका जीवन कैसा होता। लेकिन अब उनको अपने जीजा जनार्दन की याद आ गई। मतलब उनके जो बुआ की बेटी थी उसको वो अपनी बहन की तरह ही मानते थे। अब वो उनका जो जीजा है जनार्दन बहुत बीमार है और उसका एक पोस्ट कार्ड आया हुआ है, तो वो उसकी बीमारी के लिए पैसा भेजना चाहते थे। लेकिन बच्चे जो हैं अब उनको इस तरह से अच्छा नहीं लगता। बच्चे ये कहते हैं कि आप बहुत पैसा पहले ही रिश्तेदारों को बांट चुके हो, जिसको भी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, आप अपना पैसा भेजते रहते हो, और अब इस तरह से पैसे नहीं भेजे जाएंगे। उनको बहुत दुख हुआ इस बात के को लेकर के कि जिस विधवा बुआ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज जब उसके दामाद को पैसों की ज़रूरत है तो ये बच्चे मुझे मना कर रहे हैं। तो इस तरह से यशोधर बाबू कहीं ना कहीं अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। उनको ये लगता है कि मेरी अपनी सैलरी है और मैं अपनी सैलरी भी में से भी पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ, ये कितनी बड़ी मजबूरी है। अब इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं बच्चों से लड़ झगड़ कर अपने पैसे भेजूं, और ऐसा करता हूँ तो घर का माहौल ख़राब होता है, और अगर मैं बिना बच्चों से लड़े और पैसे भी नहीं भेजता तो उनका खुद का मन ख़राब होता है। उनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी लगती हैं।